हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का जो साइंस का आपका क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस पेपर 2024-25, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है। हम यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, इसकी मैंने एक पीडीएफ बना लिया है जिसके अंदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का साथ में ही है। तो पहले हम सेक्शन ए करेंगे जिसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन लार्ज स्केल एट प्लेस कोल्ड क्रॉप। ऐसे यहाँ पे कहा गया है कि अगर एक जगह पे बहुत ज़्यादा प्लांट कल्टीवेट किए जाते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज द चेंज ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स के कारण किसी चीज़ की शेप चेंज हो जाती है तो उसके बारे में बताना है। तो स्क्वीजिंग ए रबर बॉल, एक रबर बॉल को स्क्वीज करना, एंड स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड को स्केच करना। तो उससे क्या होगी, इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल के लिए लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल कौन सी है, इसको कहेंगे सीएनजी या कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा। अ रबी क्रॉप दैट इज ए ऑल्सो पल्स, रबी क्रॉप्स की कौन सी है, रबी और खरीफ दोनों ही फसल आप याद कर लेना। ग्राम, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट था वीड के बारे में बताना था कि वीड क्या है। तो वीड आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो ऑन, एक सेकेंड, तो बताना था कि वीड क्या है। वीड आर अनवांटेड प्लांट, ऐसे अनवांटेड प्लांट हैं जो क्रॉप के साथ में ग्रो कर जाते हैं। हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं साथ साथ में। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक ही तरीके के पौधे जो किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें हम फसल कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए जिसमें लगाया गया बल द्वारा वस्तु के किसी आकार में परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, जब रबड़ की गेंद को दबाया जाता है या रबड़ बैंड को खींचना, कोई भी एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं, जरूर एक एग्जाम्पल ऐसे में यहाँ पे आएगा। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषणकारी ईंधन कौन सा है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी। एक रबी की फसल जो कि दाल हो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा चना। खरपतवार किसे कहते हैं, एक अवांछनीय पौधा होता है जो फसलों के साथ उगते हैं। बल का परिणाम और दिशा होती है। तो बिल्कुल देखो, बल जब हम किसी पे लगते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट आता है, उसकी कुछ दिशा होती है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बांसुरी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करने वाले भाग की पहचान कीजिए। तो बांसुरी के अंदर जो ध्वनि उत्पन्न करता है उस कंपन को कहते हैं वायु स्तंभ, हिंदी में हम क्या कहते हैं, वायु स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। जीवाश्म ईंधन, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य ईंधन, क्योंकि जीवाश्म बनाने में बहुत सारे साल, मतलब कई करोड़ों सालों का समय लगता है, तो वो हम ईंधन जो है हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल को परिभाषित करिए। तो देखो, एक आवेशित पिंड द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए, जैसे ये यहाँ पे कोई क्या है, एक बल है, यहाँ से ये बल यहाँ पे मूव करेगा तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एक आवेशित पिंड द्वारा, ये आवेशित है, इससे एक दूसरे आवेशित हो चाहे अनावेशित हो उस पर लगाए गए बल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहते हैं। कोक एक शुद्ध कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। कोक कैसा है, एक शुद्ध कार्बन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ पर या किसी वांछित धातु पर चढ़ाई जाने वाली परत को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेट जैसे कि ये कोई धातु है, इसके ऊपर हमने अलग कलर कर दिया, हमने क्या कर दिया, अलग कलर कर दिया, तो इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हिंदी में आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि हिंदी में क्या कहते हैं, परत चढ़ाना, या तो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करिएगा, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कोई बल किसी वस्तु पर तभी कार्य करता है जब उसके संपर्क में हो। तो ये कथन सत्य है या असत्य, लगभग सत्य, क्योंकि दोनों ही तरीके के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और मतलब कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, संपर्क और असंपर्क बल। तो तभी, लेकिन ज़रूरी नहीं है, जैसे मैग्नेटिक है तो चुंबक जो है वो बिना छुए भी तो काम करते हैं ना, एक बार अपनी तरफ खींचती है, बल तो लगा ना, तो उस समय ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो संपर्क बल है, वो अगर यहाँ पे संपर्क बल आ जाता है कि संपर्क बल छूने से ही काम करता है या तभी होता है जब संपर्क में आता है, तब सही हो जाएगा। लेकिन हमारे पास में एक असंपर्क बल भी है, दोनों ही पूछे जा सकते हैं, संपर्क और असंपर्क बल। इसके अथवा में दिया गया है क्वेश्चन कि प्रति इकाई क्षेत्र पर बल को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है, सत्य है या असत्य। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रति इकाई क्षेत्र पर जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, उसे दबाव कहेंगे कि इतने क्षेत्र पर कोई बल लग रहा है तो उससे गुरुत्वाकर्षण नहीं कहेंगे ना, वो तो नीचे की तरफ जब कोई खींचे जा रहे हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। इसका 12 क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम में विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आंशिक आसवन। क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को आंशिक आसवन, आप आसवन भी लिख सकते हैं सीधा। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ट्रू हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट द प्रोड्यूस सोलम इन ए फ्लूइड, जो फ्लूइड के अंदर जो वाइब्रेशन होती है वो कहाँ होती है, उसके एयर कॉलम में। नेक्स्ट देखते हैं, फोसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, फॉल्स आ जाएगा इसका आंसर। डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सटेड बाय अ चार्ज बॉडी टू एक अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। नेक्स्ट देखिए, कोक इज ए ऑलमोस्ट प्योर कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा,
जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायरेबल मेटल ऑन अनदर मेटल, इट्स मीन दैट इट्स कॉल्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से होता है, तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन भी आ सकती है, अ फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन इट कॉन्टैक्ट विद। क्या ये सही है कि एक फोर्स तभी काम करता है जब कॉन्टैक्ट में होता है? तो ये कंडीशन नहीं है, दोनों ही होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया कोल्ड ग्रेविटी, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स, ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ट्रू नहीं। एक एरिया पे लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटी नहीं कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द पेट्रोलियम इज कॉल्ड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, इसे डिस्टिलेशन भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेक्शन बी। तो आप सेक्शन बी देख सकते हैं। सेक्शन बी में यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये क्वेश्चन हमारे सेक्शन बी में आएंगे। उसके बाद में कुछ सेक्शन 8, 9, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, ये सारे क्वेश्चन हमारे कहाँ के हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हम सेक्शन बी में है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 7 क्वेश्चन तक 2 मार्क्स के हैं, उसके आगे के 3 मार्क्स के हैं। तो आइए करते हैं इनको सोल्व। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं। देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन आसान है, बस समझना है। एक उपग्रह को उसी की कक्षा में प्रशिक्षित करने के लिए एक रॉकेट को ऊपर की तरफ दागा जाता है। रॉकेट को कहाँ दागा जा रहा है, ऊपर की तरफ। लॉन्चिंग पैड से निकलने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताने, मतलब जब रॉकेट यहाँ से ऊपर उड़ा है तो इस पर 2 बल कार्यरत हैं, उनके नाम बताने। तो बहुत ही आसान है। देखो फर्स्ट क्या है, प्रणोद के कारण ऊपर की तरफ एक बल जो उसे ऊपर की तरफ खींच रहा है, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखो दोनों ही लिखेंगे, एक बल तो जिससे ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि हर वस्तु पे जब भी वो ऊपर है तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींचते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो गुरुत्वाकर्षण बल, एक ऊपर की तरफ खींचने वाला बल और एक नीचे की तरफ खींचने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न यहाँ पे क्या कहा गया है। बल लगाने वाले एजेंट और उस वस्तु की पहचान करें जिस पर यह स्थिति कार्यरत है। नींबू के टुकड़ों को उंगलियों के बीच दबाकर उसका रस निकालना। यहाँ पे क्या बल, कौन सा बल लग रहा है, ये बताना है कि जब नींबू के जो टुकड़े हैं उसको उंगलियों के बीच दबाकर जो रस निकालते हैं, तो इसमें हमें बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा कि बल लगाने वाला एजेंट क्या हो जाएगा, बल किससे लगा, एजेंट मतलब कि किससे लग रहा है बल, तो बल लग रहा है उंगलियों से। और किस चीज़ पर लग रहा है बल, नींबू पर बल लग रहा है। देखो दोनों चीज़ें, बल किसने लगाया, क्वेश्चन सीधा सा समझो, बल किसने लगाया, नींबू ने लगाया, बल किसने लगाया, उंगलियों ने लगाया, और किस पर लगा बल, नींबू पर बल लगा। ठीक है, दोनों ही बातें आपको बतानी थी। देखो आसान है, बस क्वेश्चन समझना है। इलेक्ट्रो प्लेटिंग दिखाने के लिए एक सरल सर्किट बनाइए। देखो क्या करना है आपको, इसके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हुए एक सरल सर्किट बनाना है। हिंदी इंग्लिश मीडियम में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या कहा गया, अ रॉकेट हैज फायर्ड अपवर्ड टू द लॉन्च टू सैटेलाइट इट्स ऑर्बिट, नेम द 2 फोर्स एक्टिंग ऑन ए रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। जब वो लॉन्चिंग पैड से किया गया तो एक तो अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द थ्रस्ट के कारण जो एक ऊपर की तरफ बल लगेगा, एक डाउनवर्ड फोर्स फॉर द ग्रेविटी, एक ग्रेविटी के कारण और एक थ्रस्ट के कारण जो ऊपर लगेगा, ग्रेविटी के कारण नीचे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द एक्सटेंट फॉर द फोर्स द ऑब्जेक्ट दैट विच एक्ट एंड द सिचुएशन। एक तो हमें क्या करना है, एजेंट का नाम बताना है और एक फोर्स किस पर लग रहा है उस ऑब्जेक्ट का नाम बताना है। सीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन फिंगर टू एक्सट्रैक्ट अ जूस, जब नींबू का रस हम उंगलियों से निकाल रहे हैं तो किस पे बल लगा और किसने लगाया, तो एजेंट क्या हो जाएगा, फिंगर्स हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेमन हो जाएगा। देखो बहुत ही आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ड्रॉ अ सिंपल सर्किट शो द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यू कैन ड्रॉ डायग्राम शोइंग अ बैटरी, हमने एक बैटरी दिखा दी है, इलेक्ट्रोप्लेट्स दिखा दी है, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोप्लेट्स हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रोप्लेट्स बना दो, यहाँ पे अलग अलग की बना दो। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, कोई इलेक्ट्रोप्लेट्स हो जाएगी। उसके बाद एक एनोड दिखा देना, एक कैथोड दिखा देना, ये हमारे हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो अपनी बुक एनसीईआरटी में दिया गया है, वहाँ से बना सकता है। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो मुझसे क्वेश्चन कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जब टेस्टर के मुक्त सिरों को घोल में डुबोया जाता है तो चुंबकीय सुई विक्षेपण करती है। समझाइए, जब टेस्टर है, ये देखो टेस्टर लिया है, इसके मुक्त सिरों को हमने क्या किया है, किसी घोल में घुमाया, तो इसके अंदर जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपण करती है, इसके कारण को बताना है। तो देखो क्या कहा गया है, घोल विद्युत धारा के प्रभाव को अनुमति देता है जिससे कि यह कंडक्टर बन जाता है। देखो कंडक्टर मतलब कि विद्युत का चालक बन जाता है। क्या कहा जा रहा है कि जो घोल है वो क्या करता है, कंडक्टर बन जाता है, विद्युत चुंबकीय एक चुंबकीय क्षेत्र, जिससे कि क्या होता है, विद्युत धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे कि जो सुई है वो विक्षेपित हो जाती है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो। एक घोल के अंदर देखो कुछ तो केमिकल्स होगा, ये जो घोल है उसके अंदर कोई केमिकल होगा। जब इसके अंदर हमने टेस्टर डाला तो क्या हो गया, वो विद्युत का चालक हो गया। टेस्टर क्या होगा, विद्युत का चालक हो गया, जिससे कि विद्युत धारा उत्पन्न हुई, और जब विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे कि सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है।
न्यूमेरिकल देखिए, एक पेंडुलम में 4 सेकंड में 40 बार दोलन किया तो इसका आवर्त काल और आवृत्ति, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आवर्त काल और आवृत्ति से रिलेटेड। तो देखो क्या कहा जा रहा है, आवर्त काल फॉर्मूला याद कर लो। आवर्त काल का फॉर्मूला क्या है, जितना समय, टोटल समय कितना था 4 सेकंड और दोलनों की संख्या कितनी थी 40, तो 0.1 सेकंड आ जाएगा आवर्त काल। उसके बाद आवृत्ति निकालनी है तो आवृत्ति क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय आवर्त काल कितना हो जाएगा, 10 हर्ट्ज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह का नाम बताइए। तो बहुत ही आसान है, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ एंड शैवाल। अच्छे से याद करके जाइए, विद एग्जाम्पल करके जाइएगा आप, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखो क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्या होता है कि जो आपतन कोण है, इसमें आप IR लिख सकते हैं, प्रॉपर फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो परावर्तन नियम में क्या कहा जाता है, जो आपतन कोण होता है, ये देखो इस तरीके का फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो आपतन कोण होता है वो, एक सेकंड देखो क्या बनेगा, यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मूला मेरे पास वर्कशीट मैंने बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन नियम कहते हैं। ये अभिलंब हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगी, सॉरी एक सेकंड देखो, ये जो रे है ये क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी, ये परिवर्तित किरण हो जाएगी और ये अभिलंब हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि सेकंड 2 बताए गए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होता है। देखो हमने एक ही तल बनाया, यहीं पे आपतित किरण है, यहीं पे परिवर्तित किरण है और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और आपतन कोण क्या होता है, हमेशा ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम में करेंगे। देखो क्या कहा गया है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते समय बरतने वाली सावधानी बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 80 to 90% ये क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या कहा गया है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयाँ होती है जो बैक्टीरिया को मारती है या उनकी वृद्धि को रोकती है। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया को मारती है या उनकी वृद्धि को रोकती है। डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार ही हमेशा एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, उसका कोर्स करना चाहिए, अपने आप कभी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। अगर 3 दिन किया तो 3 दिन लेना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, when the free end of a tester are dipped in solution the magnetic needle show deflection explain। जब एक फ्री एंड टेस्टर के फ्री एंड को हमने एक सॉल्यूशन में डिप किया है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है या नीडल है वो डिफ्लेक्शन हिलती है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। अभी समझाया है मैंने अच्छे से। द सॉल्यूशन अलाउ टू द फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके अंदर, ठीक है। एंड मेकिंग ए कंडक्टर, जो क्या बनाता है, कंडक्टर बन जाता है, जिससे जब उसके अंदर हम टेस्टर डुबोते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेंडुलम ऑसिलेशन 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। 100% एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, बस ये नंबर चेंज कर देंगे, क्या पता यही नंबर दे दें, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या होगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम कितना था, 4 सेकंड था, ऑसिलेशन कितना है 40, तो 0.1 सेकंड आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1 कितना है यहाँ, 1 बाय टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 10 हर्ट्ज हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो 2 ही बातें हैं इसके अंदर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने अभी समझाया, ये वाला ज़रूर बना के जाइएगा आप, ठीक है। यहाँ पे अब इसकी लेबलिंग कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, लेबलिंग आपको पता होना चाहिए, ये कौन सी है, इंसिडेंस रे है, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पे इंसिडेंस एंगल आ जाएगा और ये कौन सा आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल आ जाएगा। तो ये तीनों क्या होते हैं, द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन पर होते हैं, और जो इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्शन एंगल है दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर एंटीबायोटिक, गिव 1 प्रिकॉशंस टू टेक व्हाइल यूजिंग एंटीबायोटिक। देखो क्या कहा जा रहा है, द एंटीबायोटिक आर मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। प्रिकॉशंस क्या है, कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक एट प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। जितने दिनों के लिए डॉक्टर ने बोला है उतने दिन के लिए लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इन द सोइल। सोइल के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उन बैक्टीरियाज के नाम बताने हैं, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। याद कर लीजिए 3 नाम मेरे साथ में, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। हिंदी मीडियम में देखते हैं, उन सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए जो मिट्टी में वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। फटाफट बताइए, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर एंड नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके आसपास ध्वनि प्रदूषण के 3 स्रोत बताने हैं जिससे कि ध्वनि प्रदूषण होता है। तो देखो लाउड स्पीकर हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं, वाहनों के हॉर्न हो गया या औद्योगिक मशीनरी। 3 लिखने हैं, बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 ऐसे स्रोत बताइए जहाँ से शोर होता है। लाउड स्पीकर हो गए, उसके अलावा वाहन क्या हॉर्न हो गया या औद्योगिक मशीनरी होगा। इसके अथवा में देखिए क्या कहा गया है, ध्वनि प्रदूषण मनुष्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है। 3 बिंदुओं को बताना है, 3 पॉइंट्स बताने कि हानिकारक क्यों है। तो देखो श्रवण हानि करता है, एक तो कानों को नुकसान होता है, तनाव और चिंता बढ़ती है, नींद आने में दिक्कत हो जाती है, नींद के पैटर्न को बिगाड़ता है। बहुत ही आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर समझ लो क्या है। एक तो कानों को सुनने की क्षमता, श्रवण हानि मतलब सुनने की क्षमता को कम करता है, तनाव और चिंता करता है, और सेकंड नींद के पैटर्न को बिगाड़ देता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल कैसे बचाए। 3 सुझाव बताइए। तो पेट्रोलियम जो क्या, देखो बहुत क्वेश्चन को समझो, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ में पूछा है क्या है क्या है। क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि पेट्रोल और डीजल को किस तरीके से बताएं, इसके बारे में बताओ। तो देखो क्या कहा जा रहा है, इसका बहुत ही आसान है, टायरों में उचित वायु दबाव बना के रखें, ठीक है, एक समान और मध्यम गति से गाड़ी चलाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल यूज़ मत करो। इसके अलावा कारपूलिंग कर सकते हो आप, ये 4 लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी में जाए, इस तरह से भी बचेगा। साइकिल का यूज़ करो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, है ना, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो। मेन क्या है, लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दो। सेकंड क्या है, कारपूलिंग कर सकते हैं, एक समान से और मध्यम गति से गाड़ी चलाओ, और क्या है, टायरों में उचित हवा रखो जिसके प्रेशर ना पड़े ना, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश मीडियम में देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट एनी 3 सोर्स नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। तो कौन कौन से हैं, लाउड स्पीकर है, व्हीकल हॉर्न है एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी है। उसके बाद हाउ इज द नॉइज पोल्यूशन हार्मफुल फॉर ह्यूमन, एनी 3 पॉइंट्स लिखने। 3 नंबर के क्वेश्चन है, कोज हियरिंग लॉस हो सकता है, इंक्रीज स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो सकता है, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न हो सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज टू पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। सीधा सा है, क्या कर सकते हैं हम, मेंटेन प्रॉपर एयर प्रेशर इन टायर, ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एंड टर्न ऑफ इंजन व्हेन इन रेड लाइट। ओके, बहुत ही आसान है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी क्वेश्चन की गलत है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, अग्निशामक दल आग लगने के लिए पानी की नली का उपयोग करने से पहले मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद क्यों कर देते हैं। कहीं आग लग जाती है तो मुख्य जो लाइन है लाइट इलेक्ट्रिसिटी की, उसको बंद क्यों कर देते हैं, भाई करंट ना लग जाए। सीधा सा जवाब है, बिजली के झटके से बचाने के लिए पानी, क्योंकि बिजली पानी का अच्छा क्या है, चालक है। पानी में क्या होता है, करंट लग जाता है ना, इससे तो बिजली के झटके से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन नहीं दिया गया है क्वेश्चन पेपर, तो यहीं से देख लीजिएगा। तटीय क्षेत्र में खेल रहा एक बच्चा चुंबकीय परीक्षक से पीने के पानी और समुद्री पानी का परीक्षण करता है। वह पाता है कि समुद्र के पानी में कंपास की सुई अधिक विक्षेपित होती है। देखो क्या कहा कि एक तटीय क्षेत्र में एक बच्चा खेल रहा था, एक तो पीने का पानी लेता है उसके अंदर, और एक गिलास में वो लेता है, एक कांच के गिलास में वो लेता है समुद्र का पानी। अब इसके अंदर वो कंपास डाल के देखता है, तो देखता है कि समुद्र के पानी में जो कंपास है वो की सुई है वो अधिक विक्षेपित हुई है, जो इस तरह की सुई होती है वो ज़्यादा इस तरफ हुई है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स हैं। समुद्री जल में घुले हुए लवण होते हैं, समुद्र में क्या होता है, घुले हुए लवण होते हैं, और जो शुद्ध पानी पीने की तुलना में अधिक बिजली के लिए ज़्यादा चालक होते हैं। क्वेश्चन को समझो, क्या कहा गया कि जो समुद्री पानी होता है उसमें ज़्यादा लवण होते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा लवण होंगे वो उतना ही चालक बना देगा पानी को ना, विद्युत का चालक बना देगा, इसलिए वो जो सुई है वो ज़्यादा विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सिंचाई क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंचाई की 2 विधियों को संक्षेप में वर्णन करें जो जल संरक्षण करती है। तो देखो पहले बताना है, सिंचाई फसलों को पानी की कृत्रिम आपूर्ति है, मतलब कि फसलों को जो पानी दिया जाता है, सीधे शब्दों में लिखो, फसलों को जो पानी दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई करते हैं। तो जल संरक्षण की विधि भी ध्यान रखनी है, लेकिन सिंचाई भी होना चाहिए, दोनों ही बातें। तो ड्रिप सिंचाई से क्या होता है, जड़ों तक सीधे सीधे पानी पहुँचता है, बूंद बूंद करके पानी गिरेगा, जिससे कि क्या होगा, पानी वेस्ट नहीं होगा। हमें पानी बचाना भी है और सिंचाई भी करनी है, दोनों ही बातें करनी है। तो क्या है कि एक तो डिप करके पानी जाएगा तो सीधे जड़ों तक पहुंचेगा और पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। और स्प्रिंकल सिंचाई, फसलों को बारिश के रूप में छिड़काव किया जाता है। एक तो सीधे पानी की, जैसे ट्यूबवेल खोल देना, उसमें बहुत सारा पानी लगता है। स्प्रिंकल हम जैसे फुहारा चलाते हैं ना, तो पानी कम लगता है और सब जगह धीरे धीरे पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, गन्ने की फसल उत्पादन का फ्लो चार्ट बनाने के लिए 5 कृषि पद्धतियों की सूची बनाइए। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कहा गया कि गन्ने की तो हमें नहीं पता ना क्या होता है, तो देखो क्या है, फ्लो चार्ट बनाना है 5 कृषि पद्धतियों को, कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो देखो बहुत ही आसान है, सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी की तैयारी करेंगे, वही स्टेप तो है। उसके बाद बुआई करेंगे, खुद उसके अंदर इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। पहले तो क्या करेंगे, मिट्टी की तैयारी करेंगे, उसके अच्छे से उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसको करेंगे। उसके बाद बुआई करेंगे, उसके खुदाई करेंगे ना उसके अंदर। उसके बाद में क्या है, सिंचाई, बुआई
बुआई का मतलब कि बीज बो देंगे उसके अंदर जिससे निकलेगा, उसके बाद सिंचाई करेंगे, ठीक है, फिर निराई करेंगे, जब पक जाएगा तो काट देंगे, निराई करेंगे मतलब उसको अच्छे से करेंगे और लास्ट में कटाई कर देंगे। 5 स्टेप हैं, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर थोड़ा सा गड़बड़ है, शायद 10 क्वेश्चन है या 11 क्वेश्चन है। फायर फाइटर शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बिफोर यूजिंग द वाटर होज इन अ फायर टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक एज ए वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत आसान है, समझ जाओ, पानी में क्यों नहीं दोगे भी, करंट ना लग जाए। नेक्स्ट देखो, अ चाइल्ड प्लेइंग ए coastal region test to the drink water and the sea water with the magnetic tester in he find that the compass needle deflect more than sweater। देखो सी वाटर में ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, क्वेश्चन मैंने समझाया। यहाँ पे हमने 2 गिलास लिए कांचे, एक में हमने पीने का पानी लिया और एक में हमने सी वाटर लिया, समुद्र का पानी लिया। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर जब कंपास डाली उसने मैग्नेटिक टेस्टर वाली, तो यहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे कम होती है। क्यों? क्योंकि जो सी वाटर है वो डिजोल्व, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं जो कि उसको ज़्यादा क्या बनाता है, कंडक्टर बनाता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा जो नीडल है वो ज़्यादा मूव कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What is irrigation? Describe the brief two method of the irrigation which conserve water। यहाँ पे ध्यान रखना, कंजर्व वाटर भी करने के लिए कह रहा है और इरीगेशन भी कह रहा है, 2 काम कह रहा है, तो दिमाग लगा के आंसर लिखना है। इरीगेशन क्या होता है? इरीगेशन इज आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप। क्रॉप को जो पानी देने की सप्लाई है उसे हम क्या कहते हैं? इरीगेशन कहते हैं। मेथड क्या है, लेकिन साथ साथ में कौन से मेथड होने चाहिए जो वाटर को कंजर्व करें? ड्रिप इरीगेशन एंड स्प्रिंकल इरीगेशन। वाटर सप्लाई टू ड्रॉप बाय ड्रॉप इज डायरेक्टली टू द रूट। वाटर इज स्प्रिंकल इन द फॉर्म ऑफ द रेन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू मेक फ्लो चार्ट टू शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा? हार्वेस्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम सेक्शन सी देखते हैं। सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया जिसको हम यहीं पे सोल्व करेंगे। देखो क्या है, मैचिंग करनी है तो हम यहाँ पे इजीली मैचिंग कर सकते हैं, इसीलिए हम यहीं पे सोल्व करते हैं। तो देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से हम समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कलर ले लेंगे हम, द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन, हिंदी में भी यहीं पर समझ लेंगे। द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमीट, गैमीट के फ्यूजन को, मतलब कि जो युग्मक बन रहे हैं उसके फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। हम क्या क्या कह देंगे यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन मतलब कि निषेचन, ठीक है। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? निषेचन। सेकंड देखिए, एग आर प्रोड्यूस, अंडे जो है वो कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, कहाँ बनते हैं? ओवरी में, अंडाशय में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओवरी या अंडाशय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टर्म यूज फॉर बल्जेस, ऑब्जर्व दैट द स्लाइड ऑफ द हाइड्रा, हाइड्रा की जो स्लाइड है, जब हम हाइड्रा की स्लाइड देखते हैं तो उस पर, ये जैसे हाइड्रा की स्लाइड है तो इस पर इस तरह से बन जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? बर्ड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बर्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे कलर लेते हैं, अ टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा। अमीबा के अंदर जो फिजन मतलब अमीबा का खंडन किस तरीके से होता है? तो एक अमीबा 2 भागों में टूट जाता है तो उसे कहते हैं बाइंडरी या द्विखंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं अनदर टर्म ऑफ द विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मतलब विट्रो निषेचन कह देंगे हम इसे, जो क्या किया जाता है? टेस्ट ट्यूब से बाहर किया जाता है, तो IVF कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं हम? IVF। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में स्पर्म आर प्रोड्यूस इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो स्पर्म है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहाँ बनते हैं? शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं? टेस्टिस में या शुक्राशय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला। तो इस तरह की एक मैचिंग जरूर आएगी, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छे से लर्न करके जाना, ज़रूर एक मैचिंग आएगी यहाँ पर, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी हमने साथ में ही समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब देखो, रीड द पैसेज एंड फॉलोइंग दीज क्वेश्चंस। ओके, हम इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, रीड द पैसेज एंड फॉलोइंग द आंसर। ओके, हमें इनका आंसर्स करना है, तो आइए रीड करते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आई, आई की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। हिंदी में भी यही समझा रही हूँ, ठीक है। इफ़ द एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू आई स्पेशलिस्ट, अगर कोई दिक्कत लगती है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। हैव अ रेगुलर चेकअप इफ़ एडवाइज इट सुटेबल स्पेक्टिकल, अगर कुछ दिक्कत है तो चश्मा लगाइए। टू लिटल एंड टू मच लाइट बैड फॉर आइज, बहुत कम और बहुत ज़्यादा लाइट क्या करती है? आंखों पर इफेक्ट डालती है। देखो क्या है, द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई कंट्रोल, जो लाइट की अमाउंट है वो एंटर कर रही है, इसे कौन कंट्रोल करता है? तो आइरिस बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइरिस क्या करता है? आई को लाइट जो एंटर करती है उसको कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए। द डिफ्लेक्ट ऑफ विच पर्सन हु नॉट एबल टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ों को कौन नहीं देख सकता है? तो हाइपरमिटोपिया। तो क्या हो जाएगा? हाइपरट्रोपिया हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पर जो एनी अटेम्प्ट 1 3rd, हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर इनमें से कोई 2 करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में से। उसके अंदर अटेम्प्ट एनी 1 फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे हम इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द वन इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रोड्स एंड कोन अबाउट ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में बताना है कि रोड और कोन्स के बारे में हमें यहाँ पर बताना है।
इस बार थोड़ा सा अलग पैटर्न दिया है, या हमेशा 4 दिए होते हैं, उनमें से 3 करने होते हैं। तो इस बार इन्होंने कहा ये दोनों तो करने ही हैं, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो क्या है, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट टू द रिगार्डिंग रोड एंड कोन इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में रोड और कोन्स के बारे में एक स्टेटमेंट बतानी है कि कोन्स आर सेंसिटिव एंड टू बी राइट। जो कोन है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो कोन्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं। कोन इस तरीके के होते हैं जो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं आई को, लाइट को लेकर, ब्राइट लाइट को लेकर। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट एडविजिबल केयरिंग ऑफ आई। आई को केयर करने के लिए क्या नहीं कहा जाता है। तो इसका देखो क्या है, डू नॉट लुक द सन, ये तो कहा ही जाता है। ऑलवेज रीड नॉर्मल, ये भी कहा जाता है। इंक्लूड तीनों ही, 3 चीज़ देखो, एक सीधी सीधी यहाँ पे नजर आ रही है हमको। बी वाला पोर्शन देखो क्या है, रब योर आई इन पार्टिकल डस्ट गो एनीवेयर। अगर कुछ आंख में चला जाता है रब करो, नहीं पानी से धोना होता है। तो ये हमने क्या कहा है, नोट, कि आपको ये चीज़ नहीं करनी। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे रीड द पैसेज करना है। आइए रीड करते हैं पहले। प्लांट्स आर यूजली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड देमसेल्फ इज यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। देखो क्या क्या है, प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं। किससे बनाते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रॉ मटेरियल्स, और वो सारा उसके आसपास में ही होता है। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। प्राइमरी मोड क्या है, ऑटोट्रोप्स होते हैं ना। सबसे जनरली क्या है, प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर मेनली इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। कौन सा प्लांट का ऐसा पार्ट है, पौधों का ऐसा पार्ट है जो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, लाइट को लेता है। तो लीव, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक करना है। थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ। लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किससे एंटर होते हैं, तो हमें पता है ये लीफ है। लीफ पर क्या होता है, छोटे छोटे पोर होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है या स्टोमेटा कहा जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर करती है। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोसेस कोल्ड वेयर प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिससे कि प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं सनलाइट की, सूर्य के प्रकाश में। तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब हम। यहाँ पर 15 में भी एक पैराग्राफ दिया और उसको सोल्व करना है। डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्ट टू द सराउंडिंग इन डिफरेंट वे। अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो अपने आसपास में सराउंडिंग अनुकूल होते हैं अपने जिंदा रहने के लिए। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर फूड, वाटर, शेल्टर एंड अनदर नीड टू देयर हैबिटेट। वो अपने हैबिटेट, आवास के क्या होते हैं, पूरी तरह से इन चीज़ों के लिए उनको डिपेंड होते हैं। दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प टू लाइव देम सराउंडिंग। तो उनके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी आ जाती है जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं। आकाश कम अक्रॉस एन एनिमल हैविंग ए स्ट्रीम लाइन एंड स्लिपरी बॉडी। व्हाट इज़ द हैबिटेट ऑफ द एनिमल। देखो क्या कह रहा है कि एक एनिमल है जिसकी बॉडी इस तरह की स्ट्रीम लाइन है। तो स्ट्रीम लाइन किसकी होती है, जो वाटर में रहते हैं ना, फिशेस की हम देखते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी है। तो कह रहा है आकाश ऐसी जगह जाता है जहाँ पर उसके जो एनिमल है वो स्ट्रीम लाइन दिखते हैं या स्लिपरी बॉडी दिखती है। तो वो कैसे हो जाएंगे, वाटर में। कैसे हैबिटेट है उनका, वाटर। ऑल दो ऑर्गेनिज्म डाई देयर काइंड कंटिन्यू टू लिव ऑन अर्थ। विच करेक्टरिस्टिक टू द ऑर्गेनिज्म मेक अ पॉसिबल। वो कह रहा है कि हालांकि हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कुछ टाइम के बाद में डाई हो जाता है, मर जाता है, लेकिन फिर भी इस अर्थ पर ऐसा कौन सा करेक्टर है, कौन सी इसकी फीचर है जो उनको लाइफ पॉसिबल कर रहे हैं। भाई वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, 1 से 2 बन रहे हैं तो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, नए पैदा होते जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जनन, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए, अर्थवॉर्म ब्रीथ फ्रॉम देयर। अर्थवॉर्म कहाँ से जो है वो सांस लेते हैं। अर्थवॉर्म के पास क्या होता है, स्किन। अर्थवॉर्म कहाँ से, स्किन से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। द सराउंडिंग वेयर एनिमल लिव कोल्ड। जो जहाँ आसपास में सराउंडिंग, उस एरिया को क्या कहा जाता है जहाँ पे एनिमल रहता है, तो उसे हम हैबिटेट कहते हैं। बी आवास इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप अच्छे से तैयारी करके उसको अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू गाइज।